नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हमारे देश की तमाम राज्य सरकारों में राज्यपालों और मंत्री परिषदों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। केंद्र में अगर अलग पार्टी की सरकार है वो और राज्य में अलग पार्टी की हो तो ये टकराव अक्सर और भी तीखा और साफ नजर आता है, क्योंकि राज्यपाल वैसे होता तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लिहाजा उसे केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर भी देखा जाता है। ताज़ा विवाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से जुड़ा हुआ है। आरिफ मोहम्मद खान एक मंझे हुए नेता हैं, कई केंद्र सरकारों में मंत्री रहे हैं और लीग से हटकर अपने साहसी और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर तो उनकी स्वतंत्र विचार खुलकर रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते रहे, लेकिन कई बार उनकी वैचारिक स्वतंत्रता उन्हें राज्यपाल के तौर पर सौंपी गई संवैधानिक भूमिका के दायरे से बाहर ले जाती दिखती है। केरल में कई कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर वो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से पहले ही टकरा रहे हैं। ताज़ा विवाद तब पैदा हुआ जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से कह दिया कि वो वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल के खिलाफ संवैधानिक तौर पर उपयुक्त कार्रवाई करें। राज्यपाल ने मंत्री के.एन. बालागोपाल के 19 अक्टूबर के बयान का हवाला दिया, जो राज्यपाल के मुताबिक उनकी छवि को खराब करने और उनके कार्यालय की जो गरिमा है उसको गिराने की मंशा से दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री बालागोपाल ने कहा कि कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर काम करने के अभ्यस्त हैं, वो उस लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं समझ सकते जिसके तहत केरल में यूनिवर्सिटी काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएचयू समेत कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को सशस्त्र बलों की सुरक्षा की जरूरत होती है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 25 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बालागोपाल की टिप्पणियों पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो वो क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की आग फैला सकती है। वो देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर डाल सकती है। बालागोपाल के कथित बयान पर शपथ के उल्लंघन से कम नहीं है जो मैंने दिलाई। मंत्री ने राज्यपाल का विश्वास खो दिया है, लिहाजा उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने जवाबी पत्र में उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है। राज्यपाल ने इस पद से संविधान के जानकार हैरान है, क्योंकि संविधान के प्रावधानों ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं। संविधान के कई जानकार मानते हैं कि राज्यपाल ने संविधान को बचाए रखने की अपनी शपथ के खिलाफ जाकर यह काम किया। इसके लिए जानकार संविधान के कई अनुच्छेदों का हवाला भी दे रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ताजा मामले में इससे भी ज्यादा प्रासंगिक संविधान का अनुच्छेद 164(1) है, जो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर तक अपने पद धारण करेंगे। तो ये साफ लिखा है कि मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। ऐसे में केरल के राज्यपाल की जो वित्त मंत्री को हटाने के निर्देश का जो सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि क्या ये संविधान के अनुच्छेद 164(a) का सीधा उल्लंघन है। मंत्री की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो कई विपक्षी दल भी इस मामले में राज्यपाल से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी संगठन में शामिल सीपीएम के महासचिव राज्यपालों के असंवैधानिक तौर तरीकों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एक साझा बैठक बुलाने की योजना कर रहे हैं। इसके लिए वो कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी के संपर्क में है। टीआरएस, आप और अन्य पार्टियों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर आगे बढ़ने से पहले ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। देखिए, हाल के दिनों में केरल के गवर्नर और कई दूसरे राज्यों के गवर्नरों ने राज्य सरकारों के खिलाफ जो फैसले किए हैं उसको लेकर सीपीएम लीडरशिप बेहद नाराज है। और जो सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई है उसमें विस्तार से इस मुद्दे की समीक्षा की गई है। विशेषकर केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने पिछले एक हफ्ते में जो फैसले किए हैं इसको लेकर सीपीएम नेता नाराज हैं।
पहले जो गवर्नर हैं केरल के, उन्होंने 9 वाइस चांसलर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया और उनके बर्खास्तगी की प्रक्रिया को शुरू किया। उसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि जो वित्त मंत्री हैं राज्य के, उनको उनके पद से हटा दिया जाए। और ये एक तरीके का इंटरफेरेंस है, संविधान और जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उसके खिलाफ है, ऐसा सीपीएम लीडरशिप का मानना है। और इसलिए सीपीएम की सेंट्रल कमेटी ने यह तय किया है कि विपक्षी दलों को, जो साझा सोच वाले विपक्षी दल हैं, उनके विरोध का एक साझा कार्यक्रम तय करना अब ज़रूरी हो गया है गवर्नरों की भूमिका को लेकर। और इस दिशा में जो सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके के नेताओं से संपर्क साधा है, इस बारे में चर्चा शुरू की है। और कोशिश ये है कि टीआरएस और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया जाए। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को जो एक समान सोच के हैं, लाइक माइंडेड जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके विरोध का एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए। इसका प्रारूप क्या होगा ये अभी तय नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सभी विपक्षी दलों के बीच जो सलाह मशवरा की प्रक्रिया चल रही है उससे क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि इस बारे में जो विपक्षी दल हैं वो एक साझा विरोध का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। संभव है एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट मीटिंग बुलाई जाए, संभव है देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो। अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि केरल के गवर्नर और कई दूसरे राज्यों के गवर्नरों ने जिस तरह के फैसले किए हैं राज्य सरकारों के खिलाफ, इसको लेकर किस तरह विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट किया जाए। क्योंकि सीपीएम के नेताओं का ये आरोप है कि लगातार ऐसा देखने में आया है कि जो गवर्नर हैं कई राज्यों के, वो बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ताक पर रखकर फैसले कर रहे हैं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो जो ये केरल का मसला है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, जो सवाल यही कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियों को कैसे डिफाइन किया गया है, और आपने इस मसले पर लेख भी लिखा है, क्यों जरूरी समझा आपने? देखिए निधि जी, जब संविधान हमारा बनने ही वाला था तो देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। गांधी जी बंगाल गए थे और गांधी जी जो वहां के गवर्नर थे उनसे मिलने गए, तो गवर्नर ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो गांधी जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं। जब देश स्वतंत्र होगा तो गवर्नर का कोई रियल एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी शक्तियां नहीं होंगी। अब मसला यह है निधि जी कि यहां पर जो हमारे केरला के गवर्नर हैं बहुत विद्वान और स्कॉलर आदमी हैं, बहुत उनकी समाज में इज्जत है और सही इज्जत है। और उनको यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी या आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने माइंड में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो चीज उन्हें सही लगती है वो कहते हैं। और उनके जीवन में कई बलिदान हैं। शाहबानों के मामले में 400 एमपीज वाली सरकार से उन्होंने लोहा लिया और उसूलों की लड़ाई में इस्तीफा दिया। चक्कर यह है कि गवर्नर की जो अपनी पोस्ट है वो होल्ड करते हैं राष्ट्रपति के प्लेजर पे। आपको ताज्जुब होगा निधि जी कि देश में एक छोटे से आईएएस ऑफिसर को अगर आपको हटाना हो तो एक बड़ी इलाबोरेट प्रोसीजर दी हुई है कि साहब शो कॉज दिया जाएगा और सस्पेंड होगा और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और फिर उस इंक्वायरी में देखा जाएगा कि मेजर पेनल्टी दी जाए कि माइनर पेनल्टी दी जाए। लेकिन गवर्नर के कार्यकाल को संविधान ने बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं किया। जैसे अगर किसी जज को हटाना हो तो एक महाभियोग लगाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग लगाना पड़ेगा। किसी भी गवर्नर को जब केंद्र चाहे हटा सकता है। ये वो वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के जमाने में भी गवर्नर्स ने बहुत बुरे काम किए और उनको सेंटर के एजेंट की तरह लोगों ने याद किया। और कोई भी सरकार हो उसके गवर्नर्स हमेशा दिल्ली की तरफ देखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रघुकुल तिलक का,
इसमें मसला ये था कि ये साहब जो थे यूपीएससी के मेंबर थे और बाद में इनको गवर्नर बना दिया गया। संविधान में ये था कि जो भी यूपीएससी का मेंबर रह चुका है वो फिर कोई और पोस्ट नहीं ले सकता, तो इनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय नहीं है। यह बहुत बड़ी बात थी। वो एक संवैधानिक पद है। उस पद की गरिमा को गवर्नर्स को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। अब गवर्नर्स के बारे में जैसे जस्टिस सुब्बाराव ने लिखा कि उनके एक दोस्त गवर्नर थे और गवर्नरशिप के दौरान उन्होंने 200 किताबें पढ़ी। तो गवर्नर का काम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हिस्सा लेना नहीं है। संविधान ने गवर्नर को जो विशेषाधिकार दिया है वो एक तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट है। उस समय अगर मेजॉरिटी नहीं मिली असेंबली में किसी को, तो गवर्नर का एक बड़ा अहम और महत्वपूर्ण रोल होगा कि वो किसको न्योता दे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए, और उसमें भी अगर क्लियर मेजॉरिटी मिल गई तो गवर्नर का कोई रोल नहीं। मेन संविधान ने जो रोल गवर्नर को दिया है वो शेड्यूल 5 और 6 में दिया है, जो ट्राइबल से रिलेटेड मामलात हैं, और वो बहुत लिमिटेड रोल है। अब जहां तक मंत्रियों के अपॉइंटमेंट का मामला है, इसमें संविधान ने गवर्नर को बिल्कुल रोल नहीं दिया। मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट तो उसका विशेषाधिकार है, लेकिन मंत्री जो अपॉइंट होंगे वो मुख्यमंत्री जो लिस्ट भेजेगा उस लिस्ट के अनुसार ही उसे शपथ दिलानी है। वो ये नहीं कह सकता कि ये 50 मंत्री आप ले रहे हैं, एक मेरा नाम भी इंक्लूड कर लें, या ये साहब बड़े अच्छे हैं, इनको आप जो है स्टेट मिनिस्टर बना रहे हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दें। उसमें गवर्नर को संविधान ने कोई रोल नहीं दिया। दरअसल नीति जी, पहले जब संविधान सभा में बात हुई थी तो बात यह थी कि अमेरिका की तरह भारत में भी राज्यों का भी संविधान होगा। आपको मालूम है कि अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनमें उनके अलग अलग संविधान। और पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उसमें तय हुआ कि गवर्नर जो है वो राज्य के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बाद में कुछ ये सजेशन आया, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये सही नहीं रहेगा, ऐसा हो कि असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उस राज्य से जो संसद में मेंबर्स आए हैं, ये दोनों मिलके एक 4 लोगों को इलेक्ट कर लें, पैनल बना लें, और उस पैनल में से प्रधानमंत्री चुन लें जिसको गवर्नर बनाना है। नेहरू जी का यह कहना था कि पॉलिटिशियन गवर्नर ना बने, और गवर्नर जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड, नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल लोग बने। बाद में अंबेडकर ने यह कहा कि जब गवर्नर को हमने कोई पावर ही नहीं दी तो गवर्नर के इलेक्शन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। नेहरू जी ने यह कहा कि अगर कोई गवर्नर बड़ा स्मार्ट हुआ और वो मुख्यमंत्री से मिल गया तो ये दोनों मिलके केंद्र के लिए खतरा बन सकते हैं, राष्ट्र की यूनिटी को भी इससे ऐसे प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तय हुआ कि ठीक है कि गवर्नर जो है वो सेंटर अपॉइंट करेगा, और सरकारिया कमीशन में भी ये बात आई और अलग अलग बात ये होती रही आमतौर से कि जब सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करे तो मुख्यमंत्री की राय ले ले। लेकिन ज्यादातर केंद्र सरकारों ने मुख्यमंत्री की राय गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स में नहीं ली, और उसकी वजह से गवर्नर्स को जैसे बिहेव करना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो केंद्र से बिल्कुल अलग राह चुन लें, लेकिन ये कि ऐसा उनका रुतबा हो कि वो इंटरफेयर ना करें, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी पर्सनैलिटी से, अपने स्टेचर से, जो समाज में उनकी इज्जत है। तो यहां जो मामला था वो बेसिकली एक कोई स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने दी। अब आपको मालूम है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, गो के मैं समझता हूं मंत्री जी को किसी दूसरे राज्य के विश्वविद्यालयों के बारे में न बोलते तो बेहतर था। कई विश्वविद्यालयों में साउथ के भी समस्या रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ या उत्तर प्रदेश में समस्या रही।
लेकिन अक्सर हमारे यहाँ इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, जैसे केरला के हॉस्पिटल्स के बारे में स्टेटमेंट दे दिया गया, लेकिन वो एक इलेक्शन रैली थी और पॉलिटिकल बात थी। लेकिन उस बात को कह के गवर्नर साहब ने, जो खुद इतने बड़े विद्वान हैं और खुद संविधानविद हैं, कि उन्होंने ये कहा कि इससे जो है राज्यों के बीच कोई टकराव की स्थिति हो जाएगी और प्रोविंशियलिज्म और रीजनलिज्म बढ़ेगा, और इसलिए मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर रहा हूं। तो वो अधिकार मेरे हिसाब से संविधान ने गवर्नर को नहीं दिया, और गैर जरूरी तौर पर इतने विद्वान गवर्नर के एक्शन पर प्रश्न चिन्ह लगे। मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जल्दी में ये लेटर लिख दिया। आपको मालूम है कि उनके जो केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उससे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि चीफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर्स की इज्जत करनी चाहिए, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। बिल्कुल। और गवर्नर्स को भी ये मानना चाहिए कि देश ने क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है, तो रियल पावर गवर्नर के पास नहीं होगी, वो केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होगी और राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होगी। तो दोनों अगर अपनी सीमाओं में रहें और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो उससे देश में संविधानवाद की परंपराओं को बल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी। अगर गवर्नर साहब थोड़ा सा इसमें और सोच विचार करते तो जरूर वो इस नतीजे पे पहुंचते कि इस तरह का पत्र वो ना लिखें। जो वाइस चांसलर वाला मसला है वो जरा डिफरेंट है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक वाइस चांसलर के बारे में आ गया, तो उन्होंने उसमें कोई एडवाइस भेज दी। बेहतर है कि इस तरह की एडवाइस मंत्रालय के थ्रू जाए। गवर्नर जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखें और एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नर एज चांसलर का आदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों को कम्युनिकेट करें। लेकिन मैं समझता हूं इस मामले में थोड़ी जल्दी हो गई। बिल्कुल, आप कह रहे जल्दी हो गई। और इसी से जुड़े हुए एक दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि किस तरह से ये पद इवॉल्व हुआ। हाँ, अभी जिस तरह से मैं तमाम वाक्य देख रही थी, पश्चिम बंगाल का मामला है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश का मामला आपने खुद जिक्र किया है, 2004 का भी मैं गई हूँ यूपीए के कार्यकाल में क्या हुआ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, राजस्थान का मामला ये सामने आया था 2020 में, जब राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को नहीं माना था, और तब ये कहा गया कि 70 साल के संविधान में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कैसे समझाएंगे आप कि जो राज्यपाल की भूमिका कैसे इवॉल्व हुई है? देखिए, राज्यपाल का काम, इस पे सुप्रीम कोर्ट का निधि जी फैसला है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, कि भारत में जो गवर्नर है उसकी शक्तियां वैसी हैं जैसे इंग्लैंड में महारानी या वहां के राजा की हैं। और उनके बारे में आपको मालूम है कि ये कहा जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर उनको उनका ओन डेथ वारंट दे तो उन्हें साइन करना पड़ेगा। भारत में इतने बुरे हालात नहीं है क्योंकि भारत में कोई हेरिडिटरी गवर्नर नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट तो नहीं होता, सेंटर उसे नॉमिनेट करता है, लेकिन राष्ट्रपति इलेक्ट होता है। तो राष्ट्रपति और वहां के ब्रिटेन की महारानी या महाराजा का कंपैरिजन भी सही नहीं है। दरअसल हुआ ये निधि जी कि जो मुगलों के गवर्नर थे वो बड़े बागी होते थे, बड़े इंडिपेंडेंट होते थे। जैसे ही उन्हें मौका मिलता था वो दिल्ली के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद कर देते थे। ये गवर्नर्स की लॉयल्टी की परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की। अंग्रेजों के जो गवर्नर्स थे वो गवर्नर जनरल या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बड़े वफादार थे। भारत के गवर्नर्स ने अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज गवर्नर्स की परंपरा को आगे बढ़ाया, और इसलिए आगे बढ़ाया, जैसे मैंने आपको बुनियादी बात बता दी कि गवर्नर का जो टेन्योर है संविधान ने उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया। जब केंद्र चाहे किसी भी गवर्नर को हटा सकता है, और उसकी वजह से गवर्नर्स कभी भी केंद्र के विरुद्ध नहीं जाते।
अब ये देखिए कि ये जो असेंबली वाला मामला था, ये इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी हो चुका था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसको निरस्त कर दिया था। असेंबली का सेशन कब हो, ये बिल्कुल कैबिनेट की प्रोरोगेटिव है, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं। गवर्नर का रोल निधि जी जब आता है जब कोई सरकार बहुमत खो दे, तो गवर्नर को पूरा अधिकार है कि वो अपना प्लेजर विड्रॉ कर ले। अब उसके लिए एक प्रोसेस दी गई कि मुख्यमंत्री से कहा जाए कि आप विश्वास मत प्राप्त करें, और विश्वास मत प्राप्त करने के लिए भी गवर्नर्स ने बड़ी इसमें एक समझिए कि पार्टिजन एटीट्यूड अपनाया। अगर अपोजिशन का मुख्यमंत्री है तो उससे कहा 2 दिन में साबित करो, और अगर केंद्र सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी का मुख्यमंत्री है तो उनसे कहा 15 दिन में साबित करो। और उस बीच में आपको मालूम है दल बदल कानून का इस्तेमाल करते हुए नंबर्स बढ़ा या घटा लिए जाते हैं। बेहतर यह है कि गवर्नर जो है वो असेंबली के फ्लोर पर बहुमत को देखें और पार्टिजन ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो उस राज्य के मुखिया हैं। वो उनको अपॉइंट जरूर सेंटर ने किया या राष्ट्रपति ने किया, लेकिन उनकी कुछ लॉयल्टी उस राज्य की भी तो होनी चाहिए जिस राज्य के वो मुखिया हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भारत में गवर्नर्स रहे ज्यादातर, उन्होंने राज्य के जो इंटरेस्ट हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने केंद्र के इंटरेस्ट को महत्व दिया। और उसकी वजह यह, अगर आप देखें कि 356 की जो रिपोर्ट्स गवर्नर्स ने भेजी हैं निधि जी, उनको पढ़िए तो हंसी आती है। यानी राष्ट्रपति KR नारायणन ने तो जो गवर्नर भंडारी ने रबड़ी देवी के बारे में रिपोर्ट भेजी थी, उसका तो बिल्कुल डिसेक्शन कर दिया था कि यहां तक उसमें लिख दिया कि साहब इतने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस चल रहे हैं पटना हाई कोर्ट में। ये लिखा कि साहब क्राइम इतना बढ़ गया है, तो राष्ट्रपति KR नारायणन ने अपने नोट में लिखा कि क्राइम तो थोड़ा कम हो गया है बढ़ने के बजाय। तो गवर्नर्स पहले दिन से जो हैं उन्होंने पार्टिजन एटीट्यूड अपनाया, जबकि शुरू में जो गवर्नर्स बने थे उनमें से कई संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे जी। लेकिन आपको मालूम है कि केरला में ही जो है नंबूद्रिपात की सरकार नेहरू जी के जमाने में ही उसको डिसमिस किया गया और 356 का इस्तेमाल हुआ। तो कांग्रेस का रिकॉर्ड गवर्नर्स के बारे में काफी खराब है, और इंक्रीजिंगली बीजेपी जो है वो अब कांग्रेस से उतनी अलग नजर नहीं आती। जैसे पुराना एक बात कही जाती थी कि ये पार्टी जो है पार्टी विद अ डिफरेंस है। इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल पार्टी सब एक सी होती जा रही, न कम्युनिस्ट रहे हैं, न राइटिस्ट जो हैं वो आइडियोलॉजिकली उतने स्ट्रांग रहे हैं। तो उसकी वजह से देश में जो संविधान की परंपराएं हैं, उन परंपराओं पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। अब सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, अब 2004 का ही फैसला है जब 4 UPA 1 गवर्नमेंट ने 4 गवर्नर्स को बदला था, और तब शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे उनका ये एक तरह से आशय था कि गवर्नर्स मस्ट बी ऑन द सेम आइडियोलॉजिकल वेवलेंथ एज द सेंटर। तो 2010 में 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उन्होंने इस फैसले को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि भाई राजनीतिक विचारधारा का मेल खाना राज्यपाल के कार्यकाल को पूरा ना करना है हटाने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो बाध्यकारी हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ज्यादा सेफगार्ड नहीं है राज्यपाल को हटाने के लिए। तो जो ये पतन है, ये जो पतन है इस गरिमामय पोजीशन का, ये काफी समय से हो रहा है। नहीं, देखिए गवर्नर का सरकार केंद्र में बदले, उस पे बदलना बहुत गलत चीज है। दरअसल हुआ क्या कि जब जनता सरकार बनी 77 में, तो चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, और जो उत्तर के 9 राज्य थे जिसमें राजस्थान और यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह सब थे, इन सारे राज्यों में तो जबरदस्त लहर थी कांग्रेस के विरुद्ध। तो जनता पार्टी की ज्यादातर सीटें यहां से आई थी।
और दक्षिण में कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो चौधरी चरण सिंह ने ये जो 9 मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, इन सबको ये लिखा कि क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है तो अब आपका नैतिक अधिकार जो है सत्ता में रहने का नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर लिया कि यहां पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाना ठीक होगा। मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही नहीं था। जब इंदिरा जी 1980 में वापस लौटी तो उन्होंने भी यही लॉजिक लिया कि साहब अब देखिए जनता पार्टी जो है उसका तो सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए आपका भी मॉरल अधिकार नहीं है। और ये मास डिसोल्यूशन 9 असेंबलीज का हुआ और चुनाव हुए और उन चुनावों में जाहिर है कि कांग्रेस दोबारा से जीत गई। तो मैं समझता हूं ना तो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बदले जाने पर बदलना चाहिए और ना गवर्नर, क्योंकि हम चाहे माने गवर्नर को केंद्र का नॉमिनेटेड पर्सन, बट वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पद। अब गवर्नर्स की जिम्मेदारी ये है कि वो उस पद की गरिमा को बनाए रखें और लोग कहें कि साहब ये गवर्नर जो था इसने केंद्र की मानी भी, लेकिन संविधान को देखते हुए केंद्र की मानी। संविधान को ताक पर रखकर केंद्र की मानना या संविधान को ताक पर रखकर राज्य सरकार के डे टू डे कार्य में हस्तक्षेप करना, ये गवर्नर को शोभा नहीं देता। और उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमने एक जनतंत्र को अपनाया है जिसका बेसिक बुनियादी उसूल ये कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में शक्तियां निहित हों, हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में इस गरिमामय पद की गरिमा बनाए रखनी बहुत अहम है और आज बहुत आपने तमाम जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे की अब बात कर लेते हैं। 135 लोगों की मौत से जुड़े इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है और इस मामले में गिरफ्तार 9 में से 4 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हैरानी की बात यह कि कोर्ट में जहां पुलिस ने हादसे के लिए कई खामियां गिनाई, वहीं एक आरोपी मैनेजर ने कहा है कि यह हादसा एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये भगवान की मर्जी थी। इस हादसे की वजहों की जांच की बात की जाए तो ऐसी कई खामियां नजर आती हैं जिनकी वजह से ये पुल टूट गया। इस पुल की मरम्मत के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था वो सब स्टैंडर्ड थी, यानी जिस स्तर की होनी चाहिए थी उसकी नहीं थी। पुल का ये पूरा ढांचा काफ़ी कमज़ोर था। 143 साल पुराने इस पुल की नए सिरे से मरम्मत से पहले इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया गया था। सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के दौरान पुल का सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला गया था और उस पर इस्तेमाल सामग्री से पुल का बोझ बढ़ गया था। मरम्मत के दौरान कई पुराने केबल्स बदले नहीं गए थे। जंग लगे ये मेटल केबल लोगों का बोझ नहीं झेल पाए और टूट गए। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। रविवार को मोरबी में जो झूला पुल था, जो मोरबी की शान कहा जाता था, मोरबी की पहचान कहा जाता था, वो टूटा और उसके साथ 135 लोगों की जान चली गई और कई परिवारों के सपने भी टूटे। अब तक हमने जिस तरह की पड़ताल एनडीटीवी पे की, लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कहां कहां कमी रह गई थी। आपने ये सब चीज़ें सिर्फ अब तक सुनी होंगी कि जो तार था, जो मेन वायर था जिस पे ये पुल लटका हुआ था, उस पे जंग लगी हुई थी, काम ठीक से करा नहीं था। उसके मैं आपको अब बिल्कुल सबूत दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा मलबा जो है वो उस पुल का है। हम इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर का जो पुल का हिस्सा है उस तरफ खड़े हुए हैं। इस जहां से अगली तरफ जो है दरबारगढ़ साहब, वहां से एक तार टूटा था। जो तार टूटा था उस पर जंग लगी हुई थी। ये बात सरकारी दावों में भी कही गई है, ये बात कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट एनडीटीवी के हाथ लगे हैं उसमें भी कही गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो तार, यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था। पुल की पूरा टिका हुआ था। ऐसे 2 तारों पर पुल टिका हुआ था जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक नट बोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है।
पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे, इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे जिसमें जहाँ पे लोग चलते थे, जो पुल का ज़मीन थी जिस पे जो फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे वो जुड़े होते थे। इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए, इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा। अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यूं फेर दूं तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था। इसको बदला नहीं गया, इसको छुआ नहीं गया। एक एक चीज़ अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि ये अब तक किस तरीके से टिका हुआ था ये शायद आश्चर्य की बात है। बदलाव क्या किया गया इसमें, लकड़ी के पहले फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे, उन्हें बदलकर एल्यूमिनियम की ये शीट लगाई गई। इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई। इन शीट्स की ज़रा मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं यहाँ पर अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो एल्यूमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है। उसको जोड़ा जो गया था, कहा गया था कि मजबूती इनसे आएगी। ये जो स्टील के नीचे एंगल लगाए गए थे जिसके ऊपर लोग चलते थे, अब आप ये समझिए कि ब्रिज की आने जाने की जो पूरी लंबाई थी वो सिर्फ इतनी थी। ये पूरा हिस्सा था जिस पे लोग चल सकते थे। और बार बार ये बात कही गई कि ओरेवा कंपनी जो है जिसने देव प्रकाश सॉल्यूशंस और फैब्रिकेटर्स को इस पुल का काम दिया, उनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट अब इसमें दिखाई पड़ जाती है कि उनके पास उन्हें कोई तरीका ही नहीं था ये समझने का कि इस पुल के तार भी बदले जाएं। ये कोई तरीका ही नहीं था समझने का कि ये इस बदलाव के बाद जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है उसके बाद पुल के वजन का क्या होगा और उस पर कितने लोग आ पाएंगे। और शायद क्योंकि कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बताते हैं कि दिसंबर तक ये काम पूरा होना था, इस काम को सिर्फ उससे पहले अक्टूबर में ही खोल दिया गया। जो गुजराती नया साल है उसमें कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर जाने दिया जाए, टिकट के पैसे बढ़ा दिए जाएं और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि इतने सारे लोगों की जान चली गई। म्यूनिसिपैलिटी अपने ऊपर से अब पूरा ये बोझ झाड़ना चाहती है और कह रही है कि हमें पता नहीं था। 2022 से नहीं 2007 से मोरबी म्यूनिसिपैलिटी ओरेवा कंपनी के साथ काम कर रही है। पूरे मोरबी को और आसपास के ज़िलों को पता था कि ये पुल खुल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा था ही नहीं। यहाँ पर अब शाम को लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि इस पुल के हालात क्या हैं, इस अवशेषों को देखने के लिए। आप बता रहे थे कि आप पहले भी यहाँ पर आते थे, कितने रुपए में इस पुल पे जा पाते थे आप लोग? 5 रुपया में आओ तो 5 रुपए में? हाँ। और अब इतना बढ़ गया? अब अभी 17 टिकट हो गया, 17 रुपये। 17 रुपए का टिकट हो गया था। ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बता रहे थे सर आपके टाइम में कितने लोग इस पे आ पाते थे? 100 आदमी आते थे। 100 आदमी आते थे, वो सामने साइड में रोक देते थे। 100 आदमी इधर आ जाए फिर दूसरे 100 आदमी को। अच्छा। और स्टेट के जमाने में तो ये 18 आदमी के लिए ही बना था। राजा के टाइम में सिर्फ 18 आदमी इस पे जा सकते थे। हाँ। तब तो ये पुल मजबूत था हमारे जमाने में, और लकड़े का जो सीट था। अब तो ये कितना साल हो गया, 52 साल तो मेरा हो गया है। तो ये पहले 100 लोगों को आने देते थे, किराया कम था, अब किराया बढ़ गया। आप उस दिन जब आप यहाँ पर घटना हुई तो बहुत सारे लोगों, कोई रोक टोक नहीं थी, कितने भी लोगों को आने दे रहे थे? तब तो मैं था नहीं, जब इधर ये घटना हुई तब तो मैं काम पे था। जी जी। बाकी मैंने ये न्यूज़ के माध्यम से देखा है कि ये भीड़ ज्यादा थी, 600 टिकट काटी गई थी, ऐसा मैंने टीवी के माध्यम से देखा था। म्युनिसिपैलिटी कह रही है कि उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये पुल खुल गया है। तो झूठ बोल रहा है, सबको तो उल्लू बनाता है पब्लिक को, सबको मालूम है। नगर पालिका ऐसे हाँ ऐसे बोलता है, उल्लू बनाता है। सबको पता था, सबको ही पता है। आपको लगता है कि जिन लोगों ने ये गलती की है उसमें म्युनिसिपैलिटी के लोगों पे भी मुकदमा होना चाहिए, ओरेवा कंपनी के लोगों पे मुकदमा होना चाहिए? हाँ, सबको, सब पर होना चाहिए। हाँ। बार बार मोरबी की जनता जो है वो इस हादसे जैसे उबर रही है, तो वो यही बात कह रही है। और ये जो अवशेष हैं, जो यहाँ पर इस पुल के बचे हुए अवशेष हैं, ये आपको बार बार यही बात याद दिलाएंगे कि किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों की, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पैसा कमाने की भूख है, और म्यूनिसिपैलिटी मोरबी जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की कि ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें, उसने आंखें बंद करके रखी, जानबूझ के बंद करके रखी। उनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। बड़े सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है। सहयोगी पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी।
तो इस पुल की मरम्मत के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर इस काम में लगाए गए, उन्हें इस तरह के कामों को कोई अनुभव नहीं था। ठेकेदारों ने पुराने केबल्स को सिर्फ पेंट और पॉलिश किया। इस फर्म को अनुभव नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें 2007 में भी यही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस पुल को खोलने से पहले उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो भी नहीं देखी गई, यानी कि ये पता नहीं किया गया कि कितने लोगों का बोझ ये पुल झेल सकता है। फिटनेस सर्टिफिकेट तो लिया ही नहीं गया। मोरबी पुल का सब जो कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी ने देव प्रकाश सॉल्यूशंस को दिया था। हमने देव प्रकाश सॉल्यूशंस की पड़ताल की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि देवांग प्रकाश का वेल्डिंग का कारोबार है और एक लोहा गोदाम भी है। उन्हें घर पर उनके ताला लगा हमें मिला। परिवार 3 दिनों से वहां पर नहीं है। अंकित त्यागी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। मोरबी के पुल गिरने की घटना में एक जो सबसे अहम एक गुत्थी जो है वो है, या सबसे अहम जो अब एक जानकारी सामने आई है वो है देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी की, जिसको ओरेवा ग्रुप ने इस पुल की मरम्मत और रिपेयर का काम आगे सौंपा था। देव प्रकाश सॉल्यूशंस एक बहुत जानी मानी कंपनी नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जानी मानी कंपनी नहीं है तो इसे इस तरह के पुल को बनाने का काम क्यों दिया गया। लेकिन इसका जो इंटरनेट पे मुश्किल से हम खोज पाए वो एड्रेस जो था वो था विश्वकर्मा जसवंत बाग सोसाइटी नियर जैन टेम्पल, क्लब रोड, ध्रानगाद्रा, गुजरात। जिस घर का इस एड्रेस में जिक्र था वहाँ पर एक ताला लगा हुआ है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिन से ना तो परिवार यहाँ पर है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये लोहे की वेल्डिंग करने वाली कंपनी है जो काम करते हैं, और इनका एक लोहे का गोडाउन भी इस शहर में है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि पिछले 3-4 दिन से परिवार का कोई सदस्य वहाँ है नहीं, और देवांग प्रकाश जो इस कंपनी के मालिक हैं उनको ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है। इसकी तस्दीक एनडीटीवी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर उन्हें पकड़े जाने या उनको अरेस्ट करने का, हिरासत में लेने का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन देव प्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक देवांग प्रकाश जो हैं उनसे पूछताछ इस मामले में होना बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि चूक कहाँ हुई। देवांग प्रकाश की बात कर रहे हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उनका वो लोखंड का वो ऐसा उनका पूरा गोडाउन है बड़ा सा, लोहे का। हाँ, लोखंड का है। हाँ, तो उनको वो अभी उनका घर यहीं है? हाँ, पीछे ही। लेकिन घर पे कोई नहीं है। जाओगे ना, ताला है घर पे। दिखाएंगे आप मुझे? घर दिखा दो आपको। चलो चलो प्लीज दिखा दो ना। ये है विश्वकर्मा। लेकिन घर पे देखता है ताला है। देखो ये ताला है, इसका विश्वराज। आप यहीं रहते हो? मैं वो निकला है उनको, मतलब ऐसे नहीं जानता हूँ। वैसे जो भी आप जानते हो वो बता दो। मतलब उनका घर है इधर, बस। और पुलिस लेके गई है उनको? हाँ, मतलब इधर से नहीं पकड़े, वो कहीं बाहर से पकड़े, भाग गए थे ना उधर से। किसने बताया आपको ये बात? मैं तो शहरी में रहता हूँ, मुझे पता है। और उनका परिवार? वो नहीं पता। क्या काम है उनका? मतलब वो क्या काम करते हैं? वो यही सब गोडाउन है, वेल्डिंग का और उसका। वेल्डिंग का काम है उनका। आप बता रहे थे कि उनका लोहे का गोडाउन भी है। हाँ, मतलब वही वेल्डिंग का वही सब एक ही है। कहाँ पे हो तो मैंने नहीं देखा है, बाजार में है। बाजार में? हाँ। और इनका परिवार भी 3-4 दिन से यहाँ पर नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है, ताला ही है। थैंक यू दोस्त। इनका पूरा नाम तो मुझे भी नहीं आता है। देवांग नाम है, बस उतना पता है उनके। देवांग प्रकाश। हाँ, देवांग प्रकाश। हाँ। तो इस हादसे में अभी तक मध्यम या निचले स्तर के कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मछलियां अभी बाहर हैं। मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन के मुताबिक आरोपियों के बचाव में कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। बार एसोसिएशन ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकलकर गुजरात की झोली में चले गए हैं। इनमें 1.5 लाख करोड़ का फॉक्सकॉन वेदांता और 22,000 करोड़ का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट प्रमुख है। इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज है। विपक्ष इसे लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर कई आरोप लगा रहा है। इस बीच वो खत भी सामने आया है जिससे पता चलता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच महाराष्ट्र में निवेश को लेकर बातचीत हुई थी। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई। यहां C-295 मिलिट्री विमान बना करेंगे, लेकिन ये सौदा महाराष्ट्र की झोली से क्यों निकला, इस पर सियासत तेज है। अब सामने आया है टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन का 19 अक्टूबर का लिखा वो खत, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा दिलाया था कि वो विदर्भ में निवेश के अवसर देखेंगे। चंद्रशेखरन ने अपने जवाबी खत में लिखा, मैंने आपके पत्र में टाटा समूह के लिए नागपुर में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी देखी है। मैंने उन क्षेत्रों में SEZ और गैर SEZ दोनों भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है, जो सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम निश्चित रूप से विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के सदस्यों के संपर्क में रहेगी, क्योंकि हम पूरे समूह में निवेश के नए अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं आपसे मिलने को तत्पर हूँ। 7 अक्टूबर को बुनियादी ढांचे, भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसे ताकत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा था और नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग की थी। लेकिन टाटा का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि गुजरात के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र पर हमले किए जा रहे हैं। उधर राज्य की शिंदे सरकार ने अब बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। वेदांता फॉक्सकॉन असेल, एयरबस असेल, सैफरन असेल, वेदांत फॉक्सकॉन, एयरबेस जैसे अन्य उद्योग की असली जानकारी महाराष्ट्र के सामने लाने के लिए हम अगले 1 महीने में सारी परियोजनाओं के लिए श्वेत पत्र लाने वाले हैं। या सगळ्या प्रकल्पांच्या बाबतची एक श्वेतपत्रिका जाहीर करणार आहोत। देवेंद्र फडणवीस ने विवाद के बीच दावा किया कि परियोजना को महाराष्ट्र से ले जाने का फैसला उस समय लिया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। प्रकल्प एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। कुछ फेक नैरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन का हो या एयरबस का हो, मैं इस बारे में सारे कागजात लेकर यहां पर आया हूं कि ये कब गए हैं। पेपर की न्यूज़ लाया हूं। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की MVA की सरकार थी, 2 साल में महाराष्ट्र को नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम फिर बनाएंगे। आज भी महाराष्ट्र आगे ही है। थोड़े नंबर्स में हम पिछले 2 साल में पिछड़ गए, लेकिन उसको फिर एक बार नंबर 1 पर ले जाने का संकल्प हमने किया है। उप मुख्यमंत्री के आरोप पर फौरन विपक्ष का जवाब भी आया। देवेंद्र फडणवीस कल झूठ बोले कि फॉक्सकॉन के संदर्भ में सुभाष देसाई क्या बोले थे, लेकिन फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया और इन्हीं के कार्यकाल में चला गया। वेदांता फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर ब्लू चिप बनाने वाली कंपनी है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से क्यों जा रहे हैं? क्या प्रदेश की राजनीतिक और अनिश्चितता इसका मुख्य कारण है, या गुजरात में आने वाला चुनाव फिलहाल प्राथमिकता है? अटकलें और सियासत तेज है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।